व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से बहुत ज्यादा होता है, ये हम बात कर चुके हैं बच्चों। तो एक्चुअली जो हम प्रॉपर्टीज अब पढ़ने जा रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ओके तो देखते हैं बच्चों, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इंपॉर्टेंट बात हो गई, प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के रिलेटिव नंबर पर डिपेंड करती है एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, बट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, लेकिन सॉल्यूट की नेचर क्या है उस बात पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ये क्या है हम इन सबको एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इन पांचों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद ना तो आयनाइजेशन शो करते हैं ना एसोसिएशन शो करते हैं, ना तो जुड़ते हैं ना टूटते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर या तो आयनाइजेशन शो करते हैं या एसोसिएशन शो करते हैं, या तो जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं आपस में, या ब्रेक हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो वो बातें हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, सारा यही सब कुछ अब हमको समझना है। क्लियर है? ठीक है बच्चों। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे समझा जाए वो हम एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, 5 मोल सुक्रोज इन 100 मोल सॉल्वेंट, ये हो गया बच्चों मेरा सॉल्यूट। क्या हो गया? सॉल्यूट। ठीक है, और ये हो गया बच्चों सॉल्वेंट। तो 5 मोल सॉल्यूट यानी सुक्रोज को आपने 100 मोल सॉल्वेंट में ऐड किया, 6 मोल ग्लूकोज को आपने 200 मोल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। तो बच्चों अगर आप यहां देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात तो सही हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आप, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक्चुअली रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की हमें बात करनी चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वही अब हमको समझना है। देखते हैं बच्चों, देखिए मुझे एक बात बताओ, आपको इन दोनों में से किसमें सॉल्यूट के मोल ज्यादा नजर आ रहे हैं? यहां नजर आ रहे होंगे, लेकिन बच्चों सॉल्वेंट का मोल तो डिफरेंट है, सॉल्वेंट का मोल तो डिफरेंट है। तो बच्चों जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल डिफरेंट हो तो फिर हम रिलेटिव नंबर चेक करेंगे, और अगर सॉल्वेंट का मोल सेम हो जाए तब हम बोलेंगे क्या, दैट इज ये वाली बात। तो एक्चुअली ये वाली बात हम कब बोलेंगे? व्हेन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर सेम। जब सॉल्वेंट के मोल सेम हो जाएंगे तब हम सिर्फ किस पर डिपेंड करेंगे? सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर सॉल्वेंट के मोल्स भी अलग हैं, सॉल्यूट के मोल्स भी अलग हैं, तो उस केस में हम किसकी बात करेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करेंगे। आई बात समझ? देखो कैसे। तो अभी सॉल्यूट के मोल भी डिफरेंट है, सॉल्वेंट के मोल भी डिफरेंट है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है या किस में पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है? इसको देखोगे तो आपको ये ज्यादा नजर आएगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे NB अपॉन NA। व्हाट इज NB अपॉन NA? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल्स के साथ सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव। या तो आप पूरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देख लो, या आप सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वो देखना है हमको, दैट इज रिलेटिव नंबर। रिलेटिव मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। तो जब आप यहां निकालोगे बच्चों तो ये कितना आएगा? 5/100। यहां कितना आएगा बच्चों? 6/200। अब 6/200 का मतलब कितना हो गया?
3/100। तो देखो बच्चों, सॉल्यूट के मोल यहां आपको ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन सॉल्वेंट के मोल डिफर होने की वजह से, अलग होने की वजह से देखो रिलेटिव नंबर किसका ज्यादा आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है। इसे कहते हैं रिलेटिव नंबर। तो बच्चों यहां रिलेटिव नंबर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, वो इसकी ज्यादा होंगी। समझ आई बात? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये तो समझ लें कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। तो इसके नंबर ऑफ रिलेटिव पार्टिकल्स इससे ज्यादा है, इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। आया समझ? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 मोल सुक्रोज इन 100 मोल सॉल्वेंट, 1 मोल ग्लूकोज इन 100 मोल सॉल्वेंट। देखो बच्चों यहां सॉल्वेंट का मोल भी सेम है दोनों में, यहां सॉल्यूट का मोल भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है? नेचर। इन दोनों की नेचर डिफरेंट है, लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां सॉल्यूट के मोल भी सेम, सॉल्वेंट के मोल भी सेम, सिर्फ नेचर डिफरेंट है और नेचर पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों सेम है। इन दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। क्लियर है बात? है ना? अब मैंने क्या कहा था, अगर मैं यहां पर दोनों के सॉल्यूट के मोल चेंज कर दूं, देखो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 5 मोल सॉल्यूट और एक मैंने लिया 6 मोल सॉल्यूट, इसको मैंने डिसॉल्व किया सपोज 100 मोल में सॉल्वेंट में, और इसको भी डिसॉल्व किया 100 मोल सॉल्वेंट में। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है? बच्चों हम अलग अलग कंडीशन के थ्रू समझ रहे हैं। यहां दोनों में सॉल्यूट के मोल डिफरेंट है, सॉल्वेंट के मोल सेम है। तो अब बच्चों आप रिलेटिव निकाल लो या डायरेक्ट देख लो कि भाई सॉल्वेंट का मोल तो सेम हो ही गया, यहां सॉल्यूट का मोल ज्यादा है, तो हम कह देंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो सेम हो गया। अब इसका मतलब इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी इस बार। या फिर आप रिलेटिव देख लो 5/100, ये देखो आप 6/100, तो इसी का ज्यादा होगा। आई बात इन दोनों में समझ कि जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सेम हो तो हम डायरेक्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट से नहीं बताएंगे, रिलेटिव नंबर निकालना ही होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट का मोल सेम है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूट के मोल को देख के बता सकते हो। क्लियर? यहां दोनों का क्वांटिटी सेम है, बस नेचर डिफरेंट है, नेचर से कोई मतलब नहीं है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। 1 मोल यूरिया इन 1 लीटर वाटर, 1 मोल NaCl इन 1 लीटर वाटर। देखो बच्चों अब इस बार भी क्या है ना, अमाउंट तो सेम है, सॉल्यूट का भी सेम है और सॉल्वेंट का भी सेम है, नेचर डिफरेंट है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहां एक बात है बच्चों जो हमने देखो लिखी थी, ये वाली बात हम बात करें, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है बच्चों? देखते हैं। देखिए बच्चों 1 मोल यूरिया को जब आप 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या यूरिया वाटर में आयनाइज हो जाता है? नहीं होता। क्या यूरिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं? नहीं होते। यूरिया वाटर में बस यूनिफॉर्म होमोजीनस मिक्सचर बना लेता है। लेकिन यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इथाइल अल्कोहल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर में आयनाइज नहीं होते हैं और ना ही एसोसिएट होते हैं, ना आपस में जुड़ते हैं ना टूटते हैं, एज इट इज रहते हैं, बस डिसॉल्व हो जाते हैं। इसे कहते हैं नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों इसे? नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे सर यहां नेचर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन अमाउंट सेम है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दोनों की सेम होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आप जानते हो NaCl वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनाइज हो जाता है Na+ और Cl- में। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के आयंस का नंबर, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ गया ना। यहां पहले मेरे पास NaCl एक ही था पूरा, एज अ मॉलिक्यूल सॉल्यूट एक ही था, लेकिन अब वही सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के 2 पार्टिकल्स हो गए, कैटायन और एक एनायन।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो हम यही तो कह रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या बोल दो नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यहां इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। बच्चों ये नेचर नहीं है, नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना इज नॉट अ नेचर, इसे नेचर नहीं कहेंगे। यहां दोनों की नेचर यूरिया NaCl की डिफरेंट है, बट NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? 1 मोल बेंजोइक एसिड को जब हम 1 लीटर बेंजीन में डालते हैं तो बच्चों बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH। जब इसको बेंजीन में डालते हैं तो बेंजीन इज नॉन पोलर, और जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ही जुड़ जाते हैं, बेंजीन के साथ उनकी एफिनिटी नहीं हो पाती है क्योंकि दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस है। तो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ही जुड़ जाते हैं और डाइमर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डाइमर। डाइमर मतलब 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जिसे डाइमर कहते हैं। तो यहां होल्ड ट्वाइस लगा देंगे हम, दैट इज एसोसिएशन। तो पहले मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे? एक बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड। दोनों बेंजोइक एसिड बिफोर एडिशन अलग अलग थे, तो टोटल कितने पार्टिकल्स थे मेरे पास बेंजोइक एसिड के? 2। बेंजीन में डालने के बाद दोनों पार्टिकल एसोसिएट हो गए, मिल गए, एक हो गया दोनों। तो अब ये मेरे पास पूरा एक हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए या इंक्रीज हो गए? नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए। तो अब हम कहेंगे जब पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाती है। तो NaCl को वाटर में डाला, आयनाइजेशन हुआ, आयंस डिसोसिएशन हुआ, आयंस का नंबर बढ़ गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला तो बेंजीन के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाते, एफिनिटी नहीं होती है। 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, जिसे डाइमर कहते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते, 3 मिलकर भी एक बना सकते हैं, उसे ट्राइमर कहेंगे। वो डिपेंड करेगा कौन सा आप मॉलिक्यूल ले रहे हो। तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई। तो बच्चों यहां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और यहां डिक्रीज हो रही है, इसे कहते हैं एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों इसे? एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और इसे कहते हैं नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास 2 टाइप की हो गई, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कब होगी? जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयनाइज भी नहीं हो और एसोसिएट भी ना हो। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको कब ऑब्जर्व होगी? जब इलेक्ट्रोलाइट्स हों। इलेक्ट्रोलाइट भी अब 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो आयनाइज होते हैं और एक वो जो एसोसिएट होते हैं। इसे एबनॉर्मल बिहेवियर भी कहते हैं, इसे नॉर्मल बिहेवियर भी कहते हैं। समझ आ रहा है? यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया बच्चों, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास रिलेटिव मोल्स इसमें ज्यादा थे सॉल्यूट के, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। यहां दोनों में सेम हो गए, सब कुछ सेम, बस नेचर डिफरेंट, नेचर से कोई मतलब नहीं, और दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, आयनाइज होंगे नहीं, Cp सेम। यहां मोल सॉल्यूट के ज्यादा, सॉल्वेंट के मोल सेम, रिलेटिव भी इसका ज्यादा आएगा, Cp ज्यादा होगा, इसका Cp ज्यादा होगा। ये हो गया नॉर्मल बिहेवियर, कोई चेंज नहीं आएगा, यूरिया वैसा का वैसा ही रहेगा वाटर में डालने के बाद, ना आयनाइज ना एसोसिएट, तो नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन NaCl को डाला, Cp बढ़ गया, बेंजोइक एसिड को डाला, Cp कम हो गया, एबनॉर्मल। तो बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमें 2 टाइप की चीजें मिल गई, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। अब इन दोनों की स्टडी करने के लिए, इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए, मैंने तो आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है अभी, इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए, टाइप 2 ऑफ सॉलिड लिक्विड पढ़ने के लिए, वो सब हमें समझने के लिए एक टॉपिक हमारी हेल्प करेगा, एक फैक्टर हमारी हेल्प करेगा, जिसे वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। कब प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, हम ऐसे देखकर बार बार तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक फैक्टर है वांट ऑफ फैक्टर, जो हमारी हेल्प करेगा
एक बार अब हम वो पढ़ लेंगे ना तो हमको ये सारा बिहेवियर समझ आ जाएगा, हम इजीली बता पाएंगे कि कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। सारा कंफ्यूजन वो हमारा कम कर देगा, हमारी हेल्प करेगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने में। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट करते जाइएगा बच्चों। तो टाइप ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों, हमें 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टोटल कितनी हो गई? बस बच्चों ये 4 ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपको इन सबको पढ़ना है अच्छे से तो वांट ऑफ फैक्टर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, वो हमारी हेल्प करेगा इसको अच्छे से पढ़ने के लिए। और टाइप 2 क्या है बच्चों? एक्चुअली ये जो टाइप 2 हम पढ़ेंगे वो इसी में पढ़ेंगे, फॉर सॉलिड लिक्विड जो मैं कह रहा हूं, और ये सब इसी पर बेस्ड होंगे फिर। तो देखते हैं, नोट टू स्टडी दीज प्रॉपर्टीज वांट ऑफ फैक्टर इज यूज्ड, जिसे डिनोट किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो अब अगर हमको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से समझना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो हमें इसकी हेल्प लेनी होगी, जो हमारा कंफ्यूजन कम कर देगा, इजी बना देगा। तो वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू ही, इसके थ्रू ही एक्चुअली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाता है। तो इसलिए हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक बहुत स्मूथली चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा, फिर कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा बच्चों। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? वांट ऑफ फैक्टर tells about relationship between normal colligative properties and abnormal colligative properties। मैंने कहा था ना अभी, 2 टाइप का हो गया, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कब? जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कब? जब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो एक्चुअली इन दोनों का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, वही हमें वांट ऑफ फैक्टर बताएगा कि कब क्या लेना है आपको, कब बिहेवियर चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी हमें हेल्प करेगा कौन? वांट ऑफ फैक्टर। तो बच्चों उसको एक्सप्रेस करने का मैथमेटिकली क्या मेथड है देखते हैं। आई यानी वांट ऑफ फैक्टर को 3 टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। देखिए, फर्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या बच्चों हम बोल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखो बच्चों, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में तो क्या होता है? कोई चेंज होता ही नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई चेंज होता ही नहीं है। एक्चुअली चेंज कहां हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो डिसोशिएट होते हैं और एसोसिएट होते हैं। तो अगर हमको वो पता लग गया तो हम इजीली सब स्टडी कर सकते हैं। तो आफ्टर क्या हो रहा है? NaCl को जब आपने वाटर में डाला तो आयनाइज हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स बढ़ गए थे। पहले कितना था? NaCl 1 था, 1 था, बाद में 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही बेंजोइक एसिड को आपने बेंजीन में डाला तो आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर एसोसिएशन वो 2 मिलकर 1 बन गए, पहले वो 2 अलग अलग थे। तो एक्चुअली इसीलिए हम देख रहे हैं आफ्टर अपॉन इनिशियल चेंज। अगर आपको देखना हो बिहेवियर का, तो आफ्टर क्या मिल रहा है और पहले क्या था, वो अगर आपको रिलेट कर पाओ आप, तो आप पता लगा लोगे चेंज क्या आ रहा है। तो वही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी सिंपल सी बात है, आफ्टर अपॉन इनिशियल करना है हमें। आफ्टर क्या बिहेवियर है, पहले क्या था। किसी भी चीज को अगर आपको बिहेवियर को चेंज मेजर करना हो तो हम ऐसे ही तो देखते हैं, बाद वाला पहले वाला दोनों का रेशो ले आओ, आपको उसका चेंज नजर आ जाएगा। वही यहां पे करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है कुछ। अब बच्चों इसी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन को ही, और इसी को ही टेक्निकली अगर देखें तो 3 नाम बोले गए हैं इसके, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कहा था ना मैंने, आफ्टर वाला बिहेवियर चेंज हो रहा है, या तो पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसी को एबनॉर्मल कहते हैं। तो हो गया ना बात बच्चों, आफ्टर वाले को आप एबनॉर्मल कहो और बिफोर वाले को क्या कहते हैं? नॉर्मल। टेक्निकली इनके और भी वर्ड्स हैं, नेम्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ऑब्जर्व्ड बोलो या एक्सपेरिमेंटल बोलो या एबनॉर्मल बोलो, एक ही बात है, या बोलो आफ्टर, या इन शॉर्ट आफ्टर यानी बाद वाली बिहेवियर।
कैलकुलेटेड बोलो या थ्योरेटिकल बोलो या नॉर्मल बोलो, इन सब का एक ही मतलब है इन शॉर्ट हमारी लैंग्वेज में, दैट इज बिफोर। तो ये बच्चों टर्म्स हैं, ये टर्म्स न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में आती हैं, हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, आफ्टर के बाद आपको क्या दिख रहा है, और पहले नॉर्मली क्या था, थ्योरेटिकली क्या था। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ। तो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल एक बात है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है, प्रैक्टिकली आपको क्या नजर आ रहा है, होना क्या चाहिए था, दैट इज कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल या नॉर्मल। ठीक है, ये बात हो गई। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो मोल होता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जानते हैं मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। यहां पर जब आप डिसोसिएशन या एसोसिएशन देख रहे हो तो मास तो चेंज होता नहीं है, मास चेंज नहीं होता, तो ये तो रहता है सेम, मास चेंज नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई बच्चों। तो देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी मोल्स आफ्टर डिवाइडेड बाय मोल्स इनिशियल था। अब इसे हमें मोलर मास के टर्म्स में लिखना है, तो उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। पहले मेरे पास था मोल्स आफ्टर अपॉन मोल्स इनिशियल, तो मोलर मास के लिए क्या हो जाएगा, बिफोर मोलर मास अपॉन आफ्टर मोलर मास। रिलेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम इन्हीं रिलेशन को बच्चों देखो हमने उल्टा कर दिया। पहले मेरे पास कैलकुलेटेड या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे थी, अब मोलर मास की टर्म्स में अगर आपको इसको लिखना है तो देखो जस्ट उल्टा हो गया, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। रीजन है ये, क्योंकि मोल और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मोल इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होगा, अगर मोल कम होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों जो रिलेशन थे हमने उसको रिवर्स करके यहां लिख दिया। ये ध्यान रखना बच्चों, मॉलिक्यूलर मास के केस में रिवर्स हो जाता है रिलेशन, वो एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे फिर। ओके, क्लियर हुई। अब बात करते हैं। तो दो केस हुए बच्चों, मैंने कहा ना, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट्स या तो डिसोशिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं। डिसोसिएशन में मुझे बताओ, आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। NaCl था, आफ्टर डिसोसिएशन उसके पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। तो जब पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों, तो आफ्टर वाली वैल्यू हमें डिसोसिएशन में, पहले हम डिसोसिएशन की बात करेंगे फिर उसके बाद एसोसिएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो डिसोसिएशन में पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो बताओ I की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा होगी, है ना। तो वही बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन में I हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज I ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स undergo ionization or dissociation in polar solvents to give 2 or more particles in solution। क्या इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइजेशन करने पर 2 या 2 से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, NaCl को आपने वाटर में डाला यानी एक्वस, तो मेरे पास Na+ और Cl- मिले, यानी वाटर के अंदर मेरे पास अब 2 आयंस हैं, एक Na+ और एक Cl-। तो मुझे बताओ, पहले NaCl पूरा 1 था, अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, तो आफ्टर वाले पार्टिकल्स बढ़ गए, तो I की वैल्यू बढ़ गई बस। तो I हमें हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। I इंक्रीज मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज। क्या बच्चों, कि अगर I इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। तो हमारी हेल्प कर रहा है I, बता रहा है कब इंक्रीज कब डिक्रीज होगा। तो I ही हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। ठीक है, दिस डिसोसिएशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सच सॉल्यूशंस विल बी हायर। यही वाली बात हमने यहां लिख दी स्टेटमेंट में, आप इनको अच्छे से नोट करते जाइए कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं मतलब I बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बच्चों हमने क्या कहा था कि मोल या पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो मोलर मास डिक्रीज होगा, रिवर्स हो जाएगा।
उल्टा हो जाएगा। तो देखो अभी तो मेरे पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एबनॉर्मल आफ्टर वाली, इसको मैं ब्रैकेट में आफ्टर लिख लेता हूं। आप इसी तरह से रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा जल्दी, ये बिफोर हो गया। तो यहां आफ्टर वाले पार्टिकल्स बिफोर वाले पार्टिकल्स से क्या है, ज्यादा हैं। और आफ्टर को ही हमने ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल और एबनॉर्मल कहा है। तो बाद वाले पार्टिकल ज्यादा हैं, पहले वाले पार्टिकल कम है। यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाद में 2 हैं, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ही थे, है ना। लेकिन मोलर मास के केस में ये रिलेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। एज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी आई एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स होता है। आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को ही एक्चुअली आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चों। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। रीजन क्या पढ़ा था हमने, क्यों, क्योंकि मोल मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा देखो, यानी बाद वाला मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, पहले वाला मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो बच्चों रटना कुछ नहीं है हमको, बहुत इजी सा है। डिसोसिएशन में पार्टिकल्स का नंबर बढ़ जाता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मींस आई बढ़ जाता है। ठीक है, मोल्स बढ़ गए सॉल्यूट के, तो मोलिकुलर वेट, मोलर मास कम हो गया। बस इतना याद रखना है। तो देखो पहले NaCl का मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल एक का कितना था, 58.5। अब क्या हुआ, अब मेरे पास पार्टिकल्स 2 हो गए, 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए। ये अलग हो गया 23, ये अलग हो गया 35.5। तो हम क्या देखेंगे, 58.5 से 23 हो गया। इंडिविजुअली देखना होगा, पहले सॉल्यूट एक ही था, वाटर में डालने पर क्या हुआ, 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिल गए। तो 58.5 से एक तो हो गया 23, मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया। 58.5 से हो गया 35.5, मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया। समझ आ रही है बात। तो अलग अलग देखना होगा, पहले एक सॉल्यूट था, 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए, तो यहां से यहां मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां भी मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो रहा है। वही रिलेशन हमने लिखा है। आई बात समझ। ये हो गई डिसोसिएशन की हमारी थ्योरेटिकल पार्ट। अब अगर हम देखें आई कैसे कैलकुलेट करना है हमको डिसोसिएशन में, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं बच्चों। एक सॉल्यूट ले लेते हैं हम AXBY। ये मैंने आपको पहले भी बताया था इसी चैप्टर में कि कोई भी सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है AXBY। वो कैसे डिसोशिएट होता है, आयनाइज होता है, वो मैं एक बार आपको सिखा चुका हूं। एक बार और देख लेते हैं। ये X आगे आ जाता है, ये Y आगे आ जाता है, ये पावर में जाके प्लस हो जाता है, ये पावर में जाके माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट है, वो हमेशा ऐसे आयनाइज होगा बच्चों। अब मान लेते हैं इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट 1 मोल है और आयंस अभी 0 है, यानी अभी इनिशियल बात कर रहे हैं हमने कंटेनर में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट अभी लिया है, अभी वो आयनाइज नहीं हुआ है, तो आयंस मिलेंगे ही नहीं, इनिशियली तो 0 होगा। आफ्टर डिसोसिएशन, अब मान लेते हैं इसमें से अल्फा मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि 1 माइनस अल्फा मतलब कि 1 में से कुछ मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, अल्फा मोल निकल रहे हैं, और ये कहां जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे। तो बच्चों देखो, जब ये 1 मोल है तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं, X। तो जब इसमें से अल्फा निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, X अल्फा। जब ये 1 है तो ये कितना है, Y। तो जब इसमें से अल्फा निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, Y अल्फा। ठीक है, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स निकाल लेते हैं हम आफ्टर। तो मेरे पास कितना आ गया, इतना। ये मेरे पास कब आया, आफ्टर, यानी कुछ देर बाद। आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूट इतना रह गया लेफ्ट, प्रोडक्ट यानी आयंस मुझे इतना मिल गए, टोटल सम कर दिया। ठीक है, अब X प्लस वाई, यहां से अल्फा को क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया, अल्फा को कॉमन ले लिया, और X प्लस वाई को हम शॉर्ट में लिख देते हैं N, यानी X ये है और Y ये है। सिंपल सी बात, प्रोडक्ट यानी आयंस का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके सम को हमने लिख दिया स्मॉल n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आयंस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आयंस। जैसे NaCl, एक Na प्लस एक Cl माइनस, कितने आयंस मिले, 2, टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए 2, है ना। जैसे मान लो K2SO4, K2SO4 को आप आयनाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो एक ये हो गया बच्चों, 2 ये हो गए, तो ये X की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2
और यहां y की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x प्लस वाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, बस यही देखना है आपको। तो कॉफिशिएंट का सम कर दो, दैट इज 2 प्लस 1 3, दैट इज n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो x प्लस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, n से। हमने रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई को n से। आया समझ? हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों i का, डिसोसिएशन के लिए हम i का एक रिलेशन बना रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स में सिर्फ उसी को याद रखेंगे बस, फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारे लिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम i का एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, फिर हम फाइनली उसी को लर्न करेंगे, बट ये समझ आना चाहिए हमको, ठीक है बच्चों। अब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ऑब्जर्व्ड मतलब आफ्टर वाली, बाद वाली जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, बाद वाले आयंस के नंबर पे। NaCl को आयनाइज किया, 2 आयंस मिले बाद में, तो बाद में मेरे पास कितने आयंस मिल रहे हैं 2, तो बाद वाला बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, उन 2 पार्टिकल्स पर, ठीक है। तो I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मेरे पास आया था 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो आफ्टर वाले मोल्स का नंबर मैंने यहां पे पुट कर दिया, इनिशियल मोल्स मैंने कितना माना था 1, वही आया। अब यहां से बच्चों मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, मेरे पास I इक्वल्स टू आया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहां से मैंने अल्फा को क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया, अल्फा को मैंने यहां से कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा n माइनस 1, क्या बचा n माइनस 1 बच्चों। बस ये जो I का रिलेशन आया है किसके लिए आया है, आयनाइजेशन मींस डिसोसिएशन के लिए आया है। अब आप इस रिलेशन को ही याद रखेंगे कि जब जब भी डिसोसिएशन होगा, जब जब भी डिसोसिएशन होगा, हम I को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो एक बात यहां से नजर आ रही है बच्चों कि जो I है ना वो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिग्री डिसोशिएट हो रहा है कोई भी रिएक्टेंट। इफ अल्फा इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो हम अल्फा को क्या मानकर चलेंगे, 100% मानकर चलेंगे। 100% मतलब 1 मानकर चलेंगे। इंपॉर्टेंट बात हो गई कि जब भी अल्फा क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, 100% आयनाइज लेकर चलेंगे, हम अज्यूम करेंगे फिर हम उसे, और 100% मतलब 1 लेकर चलेंगे। तो जब अल्फा गिवन नहीं हो तो आप यहाँ पे अल्फा की जगह 1 पुट करो, यानी 100% मतलब 1 पुट करो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 पुट करोगे क्या रिलेशन आएगा बच्चों, यहाँ जैसे ही आप 1 पुट करोगे अल्फा की जगह पर तो क्या रिलेशन आएगा, I इक्वल्स टू n। करके देखो आप पुट, अल्फा की जगह आप 1 पुट करके देखो, तो 1 प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 प्लस n माइनस 1। अल्फा की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, आया n। समझ आई बात, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो, NaCl के पास कितने पार्टिकल्स हैं जब ये आयनाइज होगा, Na प्लस Cl माइनस, तो n की वैल्यू हो गई 2। व्हाट इज n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सम करना है बस आपको, तो ठीक है। अगर अल्फा 100% है सपोज, तो अल्फा यहां 1 पुट करोगे तो I इक्वल्स टू n आया, यानी जो n है वही अब I की वैल्यू हो जाएगी। एक और देखते हैं, K2SO4 मैंने भी आपको आयनाइज करके बताया था बच्चों। यहां ना आप बार बार आयनाइज करके देखो ही मत, टाइम बच जाएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आप तो यहीं से सीधा देख लो बस। क्या देखो, 2 तो पोटेशियम है और 1 सल्फेट है, तो बार बार आयनाइज करके देखने की जरूरत क्या आ रही है। हाँ, मेथड हमें पता होना चाहिए, बट डायरेक्ट पता लग रहा है। देखो, 2 पोटेशियम मिलेंगे हमको और 1 पूरा सल्फेट मिलेगा, टोटल कितने आयंस मिलेंगे, 3। तो डायरेक्ट n की वैल्यू आ गई 3। अगर अल्फा 100% है तो I इक्वल्स टू n, तो n की जगह 3 पुट कर दिया। आया समझ? एग्जाम्पल देख लो अच्छे से, ये रिलेशन अच्छे से लर्न कर लो। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वही बात, आप इसको आयनाइज करके देखो या ना देखो, डायरेक्ट पता लग जाएगा। कितने पोटेशियम है मेरे पास, 4। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच्चों, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जितने भी स्पीशीज होती हैं वो कभी आयनाइज नहीं होती। ये बात आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, वहां पे आपको ये बात डिटेल में बताई जाएगी। बट अभी के लिए आप फिलहाल ध्यान रखो कि जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीशीज आयनाइज नहीं होती हैं।
वो स्टेबल होता है। उसका रीजन आप इनऑर्गेनिक पे पढ़ते हैं बच्चों। तो जब आप इसको आयनाइज करोगे, किसको आयनाइज करोगे, K4FeCN होल 6 को, तो ये ऐसे आयनाइज होता है बच्चों 4K+। मैं एक बार आयनाइज करके बता देता हूं, बट आपको बार बार आयनाइज करके देखने की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला यूज होगा। ये 4 आगे आ गया, ये 4 इधर पावर में जाएगा, -4 हो जाएगा। 4 आगे आया, स्क्वायर ब्रैकेट पूरा एक लेकर चलना है हमको, पूरा एक है, ये एक आयन है पूरा। 4 इधर जाएगा पावर में, -4 हो जाएगा। यहां नीचे क्या है, 1 है, ये 1 आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो कितने आयंस हुए, 4 और एक स्क्वायर ब्रैकेट, टोटल 5 आयंस हो गए। तो n = हो गया 5। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, 4 पोटेशियम और एक स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज 5 आयंस, या फिर आयनाइज करके देख सकते हैं। ओके, इफ अल्फा = 50%, अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा 50% गिवन है तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी अब मैं आपको आई कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं उस रिलेशन का यूज करके। तो देखते हैं बच्चों, n तो 5 हो गया। अब ये हमारा फॉर्मूला था, n की जगह हम पुट कर देंगे 5। अल्फा 50% गिवन है, 50% का मतलब हो गया 0.5, तो हमने 0.5 पुट कर दिया, n की जगह 5 पुट कर दिया। 5 - 1 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे, i = आ जाएगा 3। समझ आई बात? तो n और i की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। i n के इक्वल कब होगा, जब अल्फा 100% था। यहां देखो बच्चों, यहां हमारे पास अल्फा 100% हमने माना था, तब i = n होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो i की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी i जो है वो एक्चुअली किस पर डिपेंड कर रहा है, फिर अल्फा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए अल्फा यहाँ 50% था, पुट किया 0.5, n 5, तो i की वैल्यू 3 आ गई। क्या ये i की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है? हाँ, हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन में हमेशा i की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा इंक्रीज होते हैं। अब मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूं। बच्चों बताओ, बिना आयनाइज करके यहां बता सकते हो टोटल कितने आयंस मिलेंगे? देखो 4 तो ये आयरन है। इस बार आप अगर अच्छे से देखो तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो जब आप इसको आयनाइज करोगे तो आपको टोटल कितने आयंस मिलेंगे? 4 तो ये वाला Fe मिलेगा, 3 ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला मिलेगा, पूरा 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 4 दैट इज 7। मैं आयनाइज करके भी बता देता हूं कैसे होगा बच्चों आयनाइज। 4 Fe, ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा +3, ठीक है, और ये 3 इसके आगे आ जाता है, 3 FeCN होल 6, और ये 4 इधर पावर में जाएगा -4। हो गए ना बच्चों ये और ये, तो 4 + 3 हो गया 7। और देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, 4 × 3 + 12, 3 × -4 -12, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो गया। चेक भी कर सकते हो आप क्रॉस। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। मान लो अल्फा 90% गिवन है, 90% मतलब 0.9 गिवन है, तो n की जगह में पुट करूंगा 7, अल्फा की जगह पुट करूंगा 0.9, तो अल्फा की जगह 0.9, n की जगह 7 पुट किया। 7 - 1 हो जाएगा बच्चों 6। इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास i की वैल्यू आ जाएगी 6.4। कितनी आ जाएगी i की वैल्यू? 6.4। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉपर सल्फेट, बताओ मुझे, ये Cu कितना है? 1। सल्फेट कितना है? पूरा 1 तो कितने आयंस मिलेंगे आपको? 2। तो n की वैल्यू हो गई 2। n की वैल्यू हो गई 2। कैसे आयनाइज होगा ये? ऐसे Cu + 2 + SO4 - 2। अब i की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? अल्फा पे। तो आपको क्वेश्चन में अल्फा गिवन होगा, हम पुट कर देंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यानी अब मेन मैटर करता है n की वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं आपको अब वही सिखा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें मैक्सिमम हम कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज ये आप नहीं भूलेंगे और नहीं कंफ्यूज होंगे। Hg2Cl2 का नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या है इसका नाम? मर्क्यूरस क्लोराइड। देखने पे ही ऐसा नजर आ रहा होगा कि 2 + 2 4 आयंस मिलेंगे। नहीं बच्चों, यहां यही इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली ये एक एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक एक्सेप्शन है। ये इस तरह से आयनाइज होता है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा। और इसका भी रीजन आप कहां पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक में। अभी हम यहां इसका रीजन अगर पढ़ेंगे तो वो बिना मतलब हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए अभी हम उस रीजन में नहीं जाएंगे। ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है
कि Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड इस तरह से आयनाइज होता है, यानी Hg2 जो है वो इस तरह से रहता है और 2Cl-। तो मुझे बताओ n कितना हो गया, 2 तो Cl हो गए और एक ये हो गया पूरा, ये पूरा एक हो जाता है, तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 3। तो ये इस तरह से आयनाइजेशन होता है, आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों Hg2Cl2। क्या दिया हुआ है बच्चों, Hg2Cl2। अब इन दोनों में ही तो एक्चुअली कंफ्यूजन होता है, यहां आपको 2 + 2 4 नजर आ रहा था, लेकिन हुआ ये ऐसे, है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहेगा अलग से। अब ये नॉर्मल है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है ये बच्चों इस तरह से आयनाइज होता है नॉर्मली, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये जैसे होना चाहिए था वैसे हो रहा है। तो 2 और ये 1 पूरा, तो n हो गया 3। क्लियर, तो वो इंपॉर्टेंट था। एक और देखते हैं, पोटाश एलम बच्चों, ये भी पूछा जाता है, डबल सॉल्ट है ये, इसमें 2 सॉल्ट है, एक ये और एक ये। पोटाश एलम बोलो या एलम बोलो, इसे नॉर्मली एलम भी कह देते हैं, बात एक ही है। अब ये किस तरह से होगा बच्चों, इसमें जो वाटर है ना वो न्यूट्रल होता है, वाटर आयनाइज नहीं होता है, वाटर आयनाइज नहीं होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, नॉट आयनाइज। तो आयनाइज कौन होगा बच्चों, K2SO4। अब डायरेक्ट देख सकते हो आप, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो इसका n तो हो गया 3। इसका बताओ 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, कितना हो गया 5। इसका n हो गया बच्चों टोटल, इसका टोटल n हो गया मेरे पास 5। तो बच्चों 5 + 3 n = कितना आ गया, 8 आ गया। समझ आया। तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, n हो गया 3, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, 3 + 2 ये हो गया 5। अब टोटल निकालना है पूरे सॉल्ट का, तो ऐड कर देंगे 3 + 5 दैट इज 8, और वाटर आयनाइज नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी में तो हमारा जो नॉर्मल मेथड है वही फॉलो हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसमें एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने डिसोसिएशन की बात की थी, उसमें क्या कहा था मैंने, पार्टिकल्स का नंबर डिसोसिएशन के बाद बढ़ जाता है, तो I बढ़ जाता था। लेकिन एसोसिएशन में आफ्टर एसोसिएशन पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, बताया था ना, बेंजोइक एसिड डाइमर बना लेता है, तो आफ्टर वाले पार्टिकल्स का नंबर यहां कम होगा, इसलिए I की वैल्यू हमेशा यहां कम होगी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा यहां कम होगी, ऑलवेज, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल बाय द यूनियन ऑफ 2, 3 और मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसोसिएशन। बताया था मैंने कि बेंजोइक एसिड के पहले 2 मॉलिक्यूल थे, दोनों मिलकर अब पूरा एक बन गए, यूनियन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों मिल गए, मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, बिगर मॉलिक्यूल बना लिया, जिसे डाइमर कहते हैं। अगर मान लो 3 मॉलिक्यूल थे पहले अलग अलग, एक A, B, C, तीनों अलग अलग थे, अब सपोज तीनों मिल गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए, एसोसिएट हो गए, और अब उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, उसे कहेंगे ट्राइमर, ठीक है। ऐसे 4 मिलकर बनाएंगे तो उसे कहेंगे टेट्रामर, दैट इज एसोसिएशन हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये आपको लर्न भी करना है, ये पूछा भी जाता है। क्या बच्चों, कि बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेंजीन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना आयनाइज होते हैं, वो उल्टा आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये भी बना लेता है डाइमर। किस तरह से, C6H5COOH होल ट्वाइस। और एसिटिक एसिड भी कैसे बना लेता है, CH3COH होल ट्वाइस। और इनमें डाइमर बनता क्यों है, एक्चुअली इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों। बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। एसिटिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि बेंजीन से तो रिएक्ट कर नहीं पाते हैं, तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, डाइमर बन जाता है। तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए ना, पहले बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, अब दोनों मिलकर 1 हो गए, पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, I डिक्रीज हो गया। देखो, as a result the total number of particles in solution becomes less than the number of molecules initially dissolved in the solution and hence the colligative properties will have lower value। तो बाद वाले पार्टिकल्स का नंबर बच्चों मेरे पास कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। आया समझ।
तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन में डिक्रीज हो जाती है। देखिए, तो नॉर्मल वाली यानी पहले वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यहां ज्यादा थी, पहले पार्टिकल्स का नंबर यहां ज्यादा था, बाद में पार्टिकल्स का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, यानी आफ्टर यहां पे कम है और बिफोर यहां पे ज्यादा है। पहले बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, इस तरह एग्जांपल हमने पहले भी लिखा था बच्चों, लाइक दिस। बैलेंस करोगे ऐसे ही तो लिखोगे। तो पहले बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरा 1 हो गए, तो पार्टिकल्स का नंबर बाद वाला कम हो गया, पहले वाला ज्यादा था, इसलिए आई की वैल्यू लेस देन कम। मॉलिक्यूलर वेट के केस में हम जानते हैं जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो देखो कितनी बढ़िया बात है। अगर आप बेंजोइक एसिड के एक मॉलिक्यूल का, अगर मैं एग्जांपल लूं कि बेंजोइक एसिड के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना बच्चों, वो होता है कितना, 122। कितना होता है, 122। तो पहले मेरे पास एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट था 122, लेकिन आफ्टर मेरे पास डाइमर बन गया। क्या बन गया, डाइमर। तो मुझे बता सकते हो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 244 हो गया, जस्ट डबल हो गया। अब वही बच्चों कैलकुलेशन ऑफ आई। देखो बच्चों, इनिशियली मैं मान लेता हूं ये 1 मोल था, ये कितना था, 0 है ना, एसोसिएट नहीं हुआ इनिशियली। कुछ देर बाद मान लेते हैं इसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं, यहां इस बार अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो बच्चों जब ये n था तो ये 1 था, जब ये n था तो ये 1 था, तो जब ये 1 होगा तो ये 1/n होगा, तो जब इसके अल्फा होंगे तो ये हो जाएगा अल्फा/n। इस तरह से हमने किया है बच्चों कि जब इसके n मोल्स होते हैं तो इसके 1 मोल होते हैं, ये पूरा 1 था, पूरा 1 था। तो जब इसके 1 मोल होंगे तो ये 1/n हो जाएगा, तो जब इसके अल्फा मोल एसोसिएट होंगे तो ये अल्फा/n हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो यहां पर ये एसोसिएशन की बात हो रही है, 1 एसोसिएट, n से 1 तो 1 से 1/n, तो अल्फा से अल्फा/n, तो अल्फा से कितना हो गया यहां जाकर, अल्फा/n हो गया, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एसिटिक एसिड है, कौन है, एसिटिक एसिड, इसको मैंने लिखा, इसने सपोज डाइमर बना लिया, यहां मैंने लिखा 2, ठीक है बच्चों। जब ये 2 है कोफिशिएंट तो इसका 1 है, जब ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो जब ये अल्फा होगा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा/2। इस तरह से रखा है बच्चों हमने। तो मुझे बताओ यहां n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यानी नीचे जो यहां लिखा होता है ना बच्चों, वही n होता है, यानी कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं। अगर यहाँ 3 होता तो यहां भी 3 होता, तो n की वैल्यू 3 हो जाती। अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता तो n 4 हो जाता। तो 2 मोल के लिए 1, तो 1 के लिए 1/2, तो अल्फा के लिए अल्फा/2। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां ऊपर यूज किया है, बस यहां पे यूज किया है। अब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, मेरे पास टोटल सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए इतने। आई निकालना है, कैसे निकालते हैं बच्चों, आई पता है ना आपको, आई होता है आफ्टर अपॉन इनिशियल। क्या होता है बच्चों, आफ्टर अपॉन इनिशियल। तो मेरे पास इस बार आफ्टर कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, ठीक है। तो अब हम आई निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन, पुट कर दी मैंने वैल्यू आफ्टर अपॉन 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया बच्चों मैंने, 1 माइनस अल्फा प्लस, ये तो इतना हो गया। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, अगेन अल्फा को कॉमन ले लेता हूं, तो i इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1/n माइनस 1। ये मेरे पास रिलेशन आ गया। क्या किया, 1/n माइनस 1, अल्फा को कॉमन ले लिया, ये रिलेशन आ गया। तो बच्चों एसोसिएशन के लिए भी आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे, लर्न करोगे, इंपॉर्टेंट हो गया। यहां n क्या है बच्चों, व्हाट इज n हियर, जितने मोल एसोसिएट होंगे, अगर 2 मोल हो रहे हैं तो n2, 3 मोल एसोसिएट हो रहे हैं तो n इक्वल्स टू 3, यानी डाइमर है तो n2, ट्राइमर है तो n3, टेट्रामर है तो n4। वो क्वेश्चन में गिवन होगा हमें, ठीक है। फिर वही बात बच्चों, अल्फा कौन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, इस बार ध्यान रखना। n क्या है मैंने बताया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर एसोसिएटेड।
अगर अल्फा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम मानकर चलेंगे कि 100% एसोसिएशन हो रहा है, अज्यूम करेंगे, यानी 1, तो अल्फा यानी 100% को 1 पुट कर देंगे। जब आप यहां अल्फा की जगह 1 पुट करोगे तो आपके पास i इक्वल्स टू आ जाएगा 1/n। देखो कितनी बढ़िया बात हुई ना। डिसोसिएशन में अल्फा जब 1 था, 100% डिसोसिएशन माना था, तो i इक्वल्स टू n, यानी कंप्लीट मान लिया था, जितने पार्टिकल उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज i हमेशा वहां 1 से ज्यादा आ रहा था। यहां देखो i हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि यहां पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाता है। ओके, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके भी। देखो वही बात जो मैंने बताया, 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के मिलकर डाइमर बना लेते हैं, डाइमराइजेशन हो जाता है बेंजोइक एसिड का बेंजीन में। तो बच्चों आप तो बस यहां देखो, बस n की वैल्यू कितनी 2, आप हमेशा यहां देखना बच्चों जो n की वैल्यू है। तो मान लेते हैं अल्फा 100% है, और अल्फा जब 100% होता है तो i इज इक्वल्स टू होता है हमारा बच्चों कितना, 1/n। कितना होता है i इक्वल्स टू 1/n, दैट इज 1/2, n की वैल्यू पुट कर दी। ऐसी बच्चों फिनॉल। अब बच्चों ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस में वो कंफ्यूज कर देता है आपको। आप देखते हो सर यहाँ तो 1/2 है, यहाँ 1 है, अब क्या करें, कंफ्यूजन हो गया। तो बच्चों ये तो बैलेंसिंग का मेथड है, आप बैलेंस ऐसे करो या ऐसे करो, मतलब एक ही है। आपको तो बस ये देखना है कि यहां कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, बस ये देखो। आप तो सिर्फ ये नंबर देखो, ये वाला और ये वाले कॉफिशिएंट से यहां कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है उससे, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप तो ये देखो कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, 2, तो n इक्वल्स टू 2, दैट इज डाइमराइजेशन। तो ये तो बैलेंसिंग करने का मेथड है बच्चों, बस ठीक है, ध्यान रखना है बात। अब मान लेते हैं अल्फा 80% है, पुट करने की कोशिश करते हैं बच्चों इस वैल्यू को हम। तो जब हम इसे पुट करेंगे, क्या बच्चों, जब हम इसको यहां पर पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2। अल्फा 80% मतलब 0.8, यहां पे अल्फा की जगह 0.8 पुट कर दिया। देखो अल्फा की जगह 0.8 पुट कर दिया, n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। अब बच्चों यहाँ थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना होगा एग्जाम में, यहाँ बहुत मिस्टेक होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन मिस्टेक हो ही जाती है यहाँ पर बच्चों से। क्या कि अल्फा तो मैंने पुट कर दिया 0.8, n की जगह 2 पुट कर दिया, 1/2 0.5, 0.5 माइनस 1 कितना होगा, -0.5। तो -0.5 इंटू 8 कितना हो गया, -0.4। सॉल्व किया 0.6। तो ध्यान रखना कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, मैं इस अल्फा को अंदर ले लेते हैं, या यहां पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली देखना आप इसको। तो देखो i की वैल्यू 1 से कम आ रही है क्या, यहां भी i की वैल्यू 0.5 1 से कम आ रही थी, तो एसोसिएशन में i हमेशा लेस देन 1 होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो इस बार कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, आपको तो ये वाला देखना है बस, यहां भी हमको सिर्फ ये वाला देखना था, सिर्फ आप ये वाला नंबर देखेंगे हमेशा ब्रैकेट के आगे, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे कहते हैं ट्राइमराइजेशन, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन। क्लियर, समझ आया, डिसोसिएशन एसोसिएशन। ओके, अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं बच्चों आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा क्वांटा फैक्टर में, हमने 2 ही तो बातें की, एक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी हमने 2 केस पढ़े, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, आई बढ़ जाता है। एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है, आई कम हो जाता है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनमें ना तो एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन, है ना। वही बात हम यहां कंक्लूजन पूरा लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 केस, एक डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में i ग्रेटर देन 1 होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, ये रिलेशन आपको लर्न करना है। तो यहां से अब अच्छे से पूरा लर्न कर सकते हो। एसोसिएशन में i लेस देन 1 होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, ये उसका रिलेशन आ गया, है ना। तो पूरा हमारे पास बच्चों यहाँ पे शॉर्ट समरी हो गई जितना अभी तक हमने पढ़ा है। अब बच्चों मैंने बताया था ना कि डिसोसिएशन एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज, बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का ही तो बात हो रही है बच्चों, और इसी को कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिहेवियर चेंज हो गया, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया बिहेवियर। क्लियर। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ना तो वो डिसोशिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं, उसमें हमेशा i इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। तो एक बात बच्चों समझ लेना, मैं न्यूमेरिकल्स में भी समझाऊंगा, एक बार सुन ले आप यहां पर, कि जब भी आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट के बारे में गिवन नहीं है,
हम आगे देखेंगे सॉल्यूट कौन है क्या है नहीं पता है तो हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मानेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब तक कुछ पता ही नहीं हमको तो हम हमेशा आई वहां पे 1 पुट करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज यानी शुगर, इथाइल अल्कोहल, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनका आई हमेशा आपको 1 लेना है, नो डाउट, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। और अगर गिवन नहीं है सॉल्यूट कौन है तो भी आई 1 लेना है। और अगर आपको सॉल्यूट गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सॉल्ट गिवन है, NaCl, K2SO4, CuSO4, K4FeCN6, तो ये वाला केस हो जाएगा। और अगर बेंजोइक एसिड, बेंजीन, एसिटिक एसिड, ट्राइमराइजेशन है तो ये केस हो जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है? ओके। अब बच्चों इसे कहते हैं नॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल है, आफ्टर बिफोर यहां कोई चेंज नहीं हो रहा। नॉर्मल बिहेवियर दैट इज नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां चेंज होता है दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। इफ वांट ऑफ फैक्टर, आपको आई की वैल्यू गिवन है बच्चों, आई की वैल्यू गिवन है, अल्फा फाइंड आउट करना है। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। मुझे बच्चों बता सकते हो आप इसका एन कितना होगा? डायरेक्ट देखते हैं। NO3 कितना है? 3। एल्यूमिनियम कितना है बच्चों? 1। तो 3 + 1 मेरे पास एन की वैल्यू हो गई 4, यानी आयनाइजेशन करने के बाद हमें 3 तो NO3 मिलेंगे और एक एल्यूमिनियम मिलेगा, दैट इज 4 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए 1 + n - 1 इंटू अल्फा। आई की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों 2.52 इक्वल्स टू 1। एन मुझे गिवन था कितना? 4। अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है। इस 1 को इधर ले जाओगे -1.52 हो जाएगा। 4 - 1 बच्चों कितना? 3। तो डिवाइडेड बाय 3 अल्फा। तो यहां से सॉल्व करने पे अल्फा आएगा बच्चों 0.50 के आसपास समथिंग। और इसको आप अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इंटू 100। क्या करते हैं? इंटू 100। तो आपके पास आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ओके। इजी क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट और देखते हैं बच्चों। आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मोलर मास गिवन है ऑफ बैरियम नाइट्रेट 155 ग्राम एंड 260 ग्राम। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों, क्या आपको याद है हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था I इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्यों? एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू होता है हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन मोलर मास के केस में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स होती है मॉलिक्यूलर वेट के, वो हम बात कर चुके हैं। रिलेशन जस्ट उल्टा हो गया। अब तो वैल्यू पुट करनी है बच्चों। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 260, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 155। सॉल्व किया, मेरे पास आया 1.67, है ना? इसका रिवर्स हो गया था ये। अब हम जानते हैं I इक्वल्स टू डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसने हमसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है। तो अब जो मेरे पास I की वैल्यू आ गई है यहां से, उसको यहां पे पुट कर दिया। बैरियम नाइट्रेट के लिए N की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बिना आयनाइज करे भी देख सकते हैं हम। 2 तो NO3 हो गए, एक बैरियम हो गया। N इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? इसीलिए 3 हो गया। तो I हमने मोलर मास वाली रिलेशन से फाइंड आउट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूलना नहीं है हमको। यहां पे पुट कर दिया I, N की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, मेरे पास इतना आया। 2 को नीचे ले गए, डिवाइड किया तो ये इतना आ गया। और अगर परसेंटेज में लाना हो तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इस तरह से हमें करना है। ओके।